हेलो स्टूडेंट, आपका फिर एनपीसी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने लैंगिक जनन की विधियां पादपों में पढ़ी थी और आज का जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स या पादपों में लैंगिक जनन। सबसे पहले अपन बात करें बेटा, मैंने एक वर्ड यूज किया है लैंगिक जनन। सिंपली आपसे ये पूछेगी लैंगिक जनन क्यों आवश्यक है, क्यों किसी जीव को लैंगिक जनन करना पड़ता है। इसका एक सीधा सा बेसिक रीजन ये है कि लैंगिक जनन से होने वाली जो ऑफ स्प्रिंग है, संतति है, उसमें वेरिएशंस पैदा होती हैं, विभिन्नताएं पैदा होती हैं और वेरिएशन या विभिन्नता पैदा करने के लिए ही लैंगिक जनन बहुत ही आवश्यक है। और विभिन्न वेरिएशंस विकास को दर्शाती हैं। जस्ट आई कैन से दीज आर द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। अब बेटा लैंगिक जनन के बारे में बात करें तो लैंगिक जनन के लिए पादप में हमें चाहिए फ्लावर या क्या चाहिए, पुष्प। अब फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि फ्लावर है क्या, पुष्प क्या चीज है। तो आप कह सकते हैं कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, इट इज ए मॉडिफाइड शूट। नेक्स्ट आपसे ये पूछा जाए कि पादप में पुष्प बनते कब है, तो सिंपली जैसे हम लोग हमारी युवावस्था को पूर्ण कर लेते हैं, उसके पश्चात रिप्रोडक्शन फेज में जाते हैं, उसी तरह जब पादप अपनी कायिक वृद्धि पूर्ण कर लेता है, आई रिपीट, जब अपनी कायिक वृद्धि पूर्ण कर लेता है, इट मीन्स उसमें रूट, स्टेम और लीव्स प्रॉपरली जब बन जाते हैं, तब उसके अंदर पुष्पन क्रिया, फ्लावरिंग या फूल बनने की क्रिया होती है। आगे अपन बात करें कि एक फ्लावर की, एक पुष्प की संरचना किस प्रकार की होती है। संरचना के बारे में बात करें तो किसी पुष्प में सामान्यतः दो हॉरल या दो चक्र पाए जाते हैं। दो चक्रों में मैं यहां पर देखिए एक फ्लावर का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। First part, then after second part. Now next, it is third part and it is fourth part. अब आप देखिए आपके सामने ये जो फ्लावर है, मैंने बोला दो चक्र हैं। एक चक्र को हम बोलते हैं सहायक चक्र और एक को हम बोलते हैं अनिवार्य चक्र। नाम खुद बता रहा है, सहायक चक्र है जिसकी हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट, बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, और एक है कौन सा, अनिवार्य चक्र, जो कि पुष्प में बहुत ही क्या है, जरूरी है। आगे चलें बेटा, आपसे पूछे सहायक चक्र के अंदर कौन कौन सी चीजें सम्मिलित हैं, कौन कौन सी बातें सम्मिलित हैं। तो सहायक चक्र में एक तो होता है बाह्य दल पुंज और एक जो हमारे पास होता है वो होता है दल पुंज। जैसा कि मैंने कल इंग्लिश मीडियम क्लास ली थी, उसमें प्रॉपरली मैंने वर्ड यूज़ किए थे इंग्लिश के। आज ये क्लास फिलहाल हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए है, तो हम हिंदी मीडियम के शब्द यूज़ करेंगे। सो बाह्य दल पुंज और दल पुंज, आप ये देखिए, अगर आप यहाँ पर गौर करें तो एक विशेष प्रकार की मैंने ग्रीन कलर की, एक हरे रंग की संरचना बना रखी है। ये संरचना जो है इसे हम बोलते हैं बाह्य दल, और जस्ट इसे हम बोल सकते हैं सेपल। ये बाह्य दल जो है, अनेक बाह्य दल जो कि जनरली ग्रीन कलर के होते हैं, आई रिपीट, सामान्यतः ग्रीन कलर के होते हैं, कभी कभी ये चेंज भी हो सकते हैं, आपके डिस्कशन करेंगे इस बारे में आगे। तो बाह्य दल जो सामान्यतः कैसे होते हैं, हरे होते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषी होते हैं। सभी बाह्य दल मिलकर उसका एक समूह बनाते हैं, उस समूह को हम बोलते हैं बाह्य दल पुंज, और इसे हम बोल सकते हैं कैलिक्स।
सेकेंड आप देखिए यहाँ पर ये कि कलर डायग्राम है, जैसे रोज में आपने देखा हो रेड कलर की जो लीव्स होते, रेड कलर के जो पार्ट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं दल, और ये कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं, रंगीन होते हैं, डिफरेंट टाइप के कलर्स इसमें होते हैं ड्यू टू डिफरेंट पिगमेंट्स, अलग अलग प्रकार के इनमें वर्णक पाए जाते हैं, और ये सभी दल मिलकर बनाते हैं दलपुंज, और इससे हम बोलते हैं कोरोला। तो आप यहाँ पे गौर कीजिए कि आपके सामने सहायक चक्र में दो चीजें हैं, बाह्य दलपुंज कैलिक्स, दलपुंज कोरोला। बाह्य दलपुंज किससे बना होता है, बहुत सारे बाह्य दल से, इट मीन्स सेपल से, और दलपुंज बना होता है वो किससे बना होता है, दलों से, यानी स्पेशली हम बोल सकते हैं किससे बना होता है, पेटल से बना हुआ होता है। पेटल से बना हुआ होता है। सेकेंड अपन बात करते हैं बेटा, वो चक्र कौन सा है, अनिवार्य चक्र, और इस अनिवार्य चक्र में जिसको मैं शामिल करूंगा स्पेशली, वो मेरे पास दो चीजें होंगी, एक होगा उमंग और दूसरा होगा वो होगा यह है एंड्रोशियम, और सेकेंड उसका नाम है। आपसे ये पूछे कि एंड्रोशियम या पुमंग किसे कहते हैं, तो आप देखिए ये जो आपको व्हाइट कलर की संरचनाएं दिखाई दे रही हैं स्पेशली, ये इन्हें हम बोलते हैं कैसर, या इन्हें हम बोलते हैं स्तामन। और ये जो स्तामन या पुंकेसर है, इनका समूह जो है वो क्या कहलाता है, उमंग कहलाता है। आपसे पूछे पुंकेसर है क्या, तो पुंकेसर किसी पुष्प का नर जन्नांग है, तो हम कह सकते हैं पुमंग बहुत सारे नर जन्नांगों का समूह है। सेम कंडीशन बात करें हम जायांग की, तो आप ये देखिए यहाँ पर इसमें अपने बीच में एक स्पेशल संरचना बना रखी है, ये यहाँ से ये जो संरचना है यहाँ तक कि इसे हम बोलते हैं अंडप या स्त्री कैसर। हमने बोला इसे क्या बोलते हैं, अंडप या स्त्री कैसर, जो किसी पुष्प का मादा जन्नांग है, और ये सभी मादा जन्नांग यानी अंडप मिलकर जो बनाते हैं वो बनाते हैं जायांग। ये सिंपली हमारे पास फ्लावर की संरचना है। जनरली जो क्वेश्चन पुट अप होते हैं वो ये होते हैं, फर्स्ट कि पुष्प क्या है, तो आपका आंसर होगा पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। अब पुष्प के स्पेशली चार भागों में से बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, इन चार भागों में से सबका अपना अपना क्या फंक्शन है। तो जैसा कि मैंने बताया कि पुमंग अपने आप में क्या है, नरजन्नांग है, या जायांग अपने आप में क्या है, स्त्री जन्नांगों का समूह है। दलपुंज यानी कोरोला किससे बना होता है, दलों से। अब मैंने बोला दल सामान्यतः कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं, तो रंगीन होंगे तो क्या करेंगे जी, इंसेक्ट पॉलिनेशन या कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। तो पुष्प का वो कौन सा भाग है जो कीट परागण में सहायक है, तो आपका आंसर होना चाहिए दल या पेटल। और पुष्प का वो कौन सा भाग है जो प्रकाश संश्लेषी होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बाह्य दल या कैलिक्स। अब ये सभी संरचनाएं जहां पर उपस्थित हैं इसे हम बोलते हैं थैलेमस और पुष्पासन, और ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये है इसका पुष्प वृंत। अब पुष्प की संरचना होने के बाद हम नेक्स्ट बात करें कि आगे हमें क्या पढ़ना है। चूंकि हमें बात करनी है लैंगिक जनन की, और लैंगिक जनन में बाह्य दल और दल का कोई महत्व नहीं है, यह महत्व किसका है, पुमंग का और जायांग का। तो फर्स्टली हमें जो डिस्कशन करनी पड़ेगी वो पुमंग की संरचना यानी पुंकेसर की संरचना के बारे में बात करनी पड़ेगी। उसके बाद जायांग या अंडप स्त्री कैसर की हमें बात करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। सबसे पहले जो मैंने पॉइंट लिया है उसका नाम है जैसा कि पुमंग जन्नांगों का समूह है,
और नरजनांग को हमने नाम दिया पुंकेसर। अब एक पुंकेसर की संरचना किस प्रकार की होती है? एक पुंकेसर के अंदर सामान्यतः आप डायग्राम ढंग से देखेंगे बेटा, 3 भाग होते हैं। ये पूरी संरचना किसकी है? पुंकेसर की है। और इसके अंदर कितने भाग हैं जी? 3 भाग हैं। फर्स्ट जो भाग है जो आपको दिखाई दे रहा आधार है जो नीचे का है, इस भाग को हम बोलते हैं पूतंतु। आपसे कोई पूछे कि भाई पूतंतु का इस पुंकेसर में क्या काम है, तो ये पूतंतु या पुंकेसर, पुंकेसर का जो भाग है पूतंतु, जब इसकी साइज बड़ी होती है, जब ये एनलार्ज होता है, तो ये जो पूरा पुंकेसर है पुष्प से कहाँ आ जाता है? बाहर आ जाता है। इस अवस्था को हम बोलते हैं एक्ससर्टेट। लेकिन जब यही पूतंतु क्या होता है बेटा? छोटा होता है, तो ये पुंकेसर पूरा पुष्प के अंदर ही होता है और स्पेशली दल से बाहर नहीं आ पाता। उस अवस्था को हम बोलते हैं इंसर्टेड। तो मैंने यहाँ 2 वर्ड यूज किए हैं, एक तो लिया है एक्ससर्टेड और एक लिया है इंसर्टेड। एक्ससर्टेड पुंकेसर बाहर है, कहाँ से? पुष्प के दलों से। और एक कौन सा है बेटा? इंसर्टेड पुंकेसर अंदर है, कहाँ पर? दलों के अंदर छिपा हुआ है। सेकंड जो भाग है इसका वो है योजिया कनेक्टिव, जो कि एक्चुअली इंटरमीडिएट पार्ट माना जाता है। ये पूरा ही पार्ट किस में कनेक्ट होगा? योजी में। और लास्ट जो है उसका नाम है परागकोश। सभी का अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है इस सृष्टि में। बायोलॉजी ये कहती है बेटा कि इस सृष्टि में कोई भी जीव यदि आया है तो उसका कोई ना कोई 100% इंपॉर्टेंस या महत्व है। अगर हम ये सोचें कि हमारे पास चींटियां हैं, उन चींटियों की हमारी क्या ज़रूरत है? हमारे घर में आती हैं, जाती हैं, काफ़ी परेशान करती हैं हमें। तो आपको पता है चींटियां कब आती हैं? जब हमारे घर में कुछ गंदगी होती है, कुछ स्पेशली फूड पार्टिकल्स खाने के कण नीचे गिर जाते हैं, तो एक्चुअली वो उसको साफ़ करने आती है। आप सफाई के लिए बहुत सारे पैसे देते हो, लेकिन सीधी सी बात है यहाँ आपको चींटी सफाई के लिए कोई पैसा नहीं ले रही है, आपकी घर की सफाई कर रही है। तो वो स्कैवेंजर है, वो अपमार्जक है जो आपके घर की सफाई कर रहा है। ये तो उसका अपना एक महत्व है, बस फर्क ये है किसी का महत्व ज़्यादा है और किसी का महत्व कम है। तो यहाँ बात कर रहे हैं परागकोश, तो इस सारी चीज़ों में परागकोश सबसे महत्वपूर्ण चीज है। नेक्स्ट अपन बात करें इसके बाद, तो हम बात करेंगे एक बार किसकी? मादा जन्नांग के बारे में, यानी मादा जन्नांगों के समूह के बारे में, जायंग के बारे में, जो किससे बना होता है? अंडप से बना होता है। इसी अंडप को हम लोग कार्पल भी बोलते हैं, पिस्टिल भी बोलते हैं, स्त्री कैसर भी कहते हैं। और इसमें सामान्यतः इसके भी 3 भाग होते हैं। ये जो आधारी भाग जो कि फूला हुआ है, इसे हम बोलते हैं अंडाशय। इसे हम बोलते हैं अंडाशय। और आप आश्चर्य करेंगे, यही अंडाशय जब निषेचित हो जाता है, जब फ्लावर में क्या हो जाता है? निषेचन हो जाता है, तो यही अंडाशय में बदल जाता है इसमें फल में। तो कोई आपसे ये पूछे कि फल में खाने योग्य भाग कौन सा है? अधिकांश फलों में देखिए बायोलॉजी एक्सेप्शन से भरी पड़ी है, अपवादों से भरी पड़ी है। अपवाद नहीं कह सकते, विविधताओं से भरी पड़ी है। हम ये कहें कि फल के रूप में अंडाशय खाया जाता है हमेशा, तो ये सच नहीं है। आगे हम बात करेंगे कुछ फलों के बारे में जिसे आप बड़े प्यार से सेब और नाशपाती बोलते हैं, कि उनमें कौन सा भाग खाया जाता है। तो अंडाशय निषेचन के पश्चात फल बनाता है, और इसी अंडाशय में अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं बीजांड। और बीजांड से निषेचन के पश्चात आगे चल के बीज बनता है। तो मैं कह सकता हूं कि बीज किसके अंदर बंद है? फल के अंदर बंद है। सीड इज इनक्लोज्ड इनटू द फ्रूट। और ऐसे पादप जिनमें बीज फल के अंदर बंद है, यानी बीज आवृत है किससे? फल से, उन्हें बोलते हैं आवृत बीजी पादप।
और वास्तव में हम जो पढ़ रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, वो इन्हीं आवर्तबीजी पादपों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपसे पूछे कि आवर्तबीजी पादप कौन से हैं, तो आपके सराउंडिंग, आपके चारों ओर जितने भी पादप हैं, सारे के सारे पादप कौन से हैं? आवृतबीजी पादप हैं। ओके, मैक्सिमम। नेक्स्ट ये देखिए आप, ये एक लंबी सिलेंड्रिकल तंतुमय धागेनुमा संरचना है जिसे हम बोलते हैं वर्तिका। वर्तिका छोटी भी हो सकती है और वर्तिका बड़ी भी हो सकती है। आपसे ये पूछे कि सबसे बड़ी वर्तिका कौन से पादप के अंदर पाई जाती है, तो आपने एक नाम सुना होगा। जब अभी इस वक्त रेनी सीजन है थोड़ा सा, और इस समय आपको पता है बड़े मजे आते हैं, स्पेशली कॉर्न यानी भुट्टा खाने में। देखा आप सभी लोगों ने भुट्टा? यस। तो उस भुट्टे के ऊपर आपने देखा होगा कुछ ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर होते हैं। उनको हटाने के बाद आपसे पूछे वो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर क्या हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं, वास्तव में वो ग्रीन कलर के क्या हैं? स्पैथ हैं। इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और जैसे ही आप ग्रीन कलर के स्पैथ हटाते हैं, उसमें बहुत सारी थ्रेड नुमा, धागे नुमा, बहुत सारे धागे धागे से होते हैं, और वो सभी धागे क्या हैं बेटा? वर्तिका हैं। और सबसे बड़ी वर्तिका जो होती है, सबसे लंबी जो वर्तिका होती है, वो मक्का के पादप में ही होती है, लगभग 108 mm, 108 मिलीमीटर। उसके आस बात करते हैं। ये जो आपके सामने देख रहा है, इस भाग को बोलते हैं हम लोग वर्तिका। और वर्तिकाग्र क्या करता है? जब परागण क्रिया होती है, परागकणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, खास करके वर्तिकाग्र पे जाना, तो ये वर्तिकाग्र परागण के बाद या परागण के दौरान परागकण को एक प्लेटफॉर्म देती है, रिसीव करती है, उतरने की एक जगह देती है, ताकि इसका क्या हो सके? निषेचन हो सके। ये जो सारी संरचना मैंने आपको बताई है, सारी संरचना पुष्प की है। अब हम थोड़ी अंदर गहराई में जाते हुए आगे चलकर मैं आपको इसी परागकोश के बारे में कुछ बातें और बताने जा रहा हूं, और उनमें अपन बात करें। ये अपने पास मान लीजिए परागकोश था। ये अपने पास परागकोश है, और इस परागकोश की हम टीएस लें, ट्रांसवर्स सेक्शन यानी अनुप्रस्थ काट, तो कुछ परागकोश में हमें इस तरह की दो पालियां दिखाई देती हैं। इनको बोलते हैं हम लोग एंथर लोब या पराग पाली। और कुछ पादपों के परागकोश में इस तरह की एक ही क्या पाई जाती है? परागपाली पाई जाती है। ऐसा परागकोश जिसमें दो परागपालियां हों, उसे हम बोलते हैं द्विकोष्ठी परागकोश, डाइथिकस एंथर। और ये जो मिलता है, ये मिलता है कौन से पादपों में? द्विबीजपत्री पादपों में सामान्यतः पाया जाता है। द्विबीजपत्री में टोटल पल्सेस, टोटल क्या आती है बेटा? दालें आती है। आगे बात करें, ये कौन सा हो गया? ये हो गया एक कोष्ठी परागकोश। और ये एक कोष्ठी परागकोश जो पाया जाता है, वो पाया जाता है एक बीजपत्री पादपों में। और जो एक बीजपत्री पादपों के बेस्ट एग्जाम्पल हैं, जो बहुत सुंदर खूबसूरत उदाहरण हैं, उनमें है अनाज। तो अनाज में जो परागकोश होता है वो एक कोष्ठी होता है, और दालों में जो परागकोश होता है वो द्विकोष्ठी होता है। इस परागपाली के अंदर आप गौर किए ढंग से, मैं कुछ स्पेशल संरचनाएं बनाने जा रहा हूं। दीज आर राउंड शेप, गोलाकार संरचनाएं हैं। इन संरचनाओं को हम बोलते हैं परागपुट, या इन्हीं को बोलते हैं लघु बीजाणु धानी। अब आप कोई आपसे पूछे कि सर आपने ये दो परागपुट भी नाम क्यों दिया और लघु बीजाणु धानी नाम क्यों दिया? तो जब मैं इसका परागपुट यूज करता हूं तो मैं कहूंगा कि इसके अंदर परागकण बनते हैं। जब मैं इसको यूज कर रहा हूं लघु बीजाणु धानी, तो मैं बोलूंगा इसके अंदर क्या बनते हैं? लघु बीजाणु बनते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि एक ही चीज तो दो नहीं बना सकती ना, लघु बीजाणु भी बना दे और पोलन ग्रेन भी बना दे। तो डियर स्टूडेंट, बात यह है कि लघु बीजाणु धानी जब पहले ये होगी
तब इसमें लघु बीजाणु बनेंगे और वही लघु बीजाणु आगे चलकर परागकण का निर्माण करेंगे। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं लघु बीजाणु और परागकण में एक ही फर्क है। लघु बीजाणु जितने भी बनेंगे, हम डिस्कशन करेंगे, 4 बनेंगे, वो सभी आपस में जुड़े हुए होंगे और जब अलग अलग हो जाएंगे तब उनका नाम हो जाएगा परागकण। ओके जी। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, जिसकी क्लास मैं आपके सामने कर लूंगा, और वो होगा लघु बीजाणुधानी की संरचना। आज के लिए इतना ही।